चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि आज हम लोग केमिस्ट्री का डेमो लेंगे। एंड इन केमिस्ट्री आल्सो हम लोग पढ़ेंगे आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बन वाला। एक कार्बन डेमो में नहीं, वो नॉर्मल में चलेगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम चाहेंगे कुछ कुछ पॉइंट आप बुक में, सारे लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए अपना एक बार, सब लोग अपना। ध्रुव बेचारा कोशिश ही कर रहा है अभी तक। इंटरनेट इशू के साथ। कोई नहीं, हम रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। सब लोग अपना एनसीईआरटी एक बार ओपन कर लीजिए। ध्रुव आ गया। ध्रुव मेरा आवाज आ रहा है अभी? हेलो ध्रुव, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है यस सर, आवाज आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, बट सब लोग अपना एनसीईआरटी एक बार पहले ओपन कर लीजिए। हो गया? पेज नंबर 79। अगर देख पा ले तो देखना। रुको, हमको पहले इसका ब्लर वाला सिस्टम हटाने दो, नहीं तो नहीं देख पाओगे। ये देखो, देख लो, जहां जहां स्पेस है वहां वहां हम साइड में कुछ कुछ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, आगे भी देखो स्पेस जहां जहां हम लोग कुछ लिख रहे हैं। इधर देखो, यहाँ देख रहे हो, मे भी दिख रहा हो, साइड में कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो, अगर फोकस कर पाया कैमरा, हाँ कर लिया। तो हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे काम का चीज हो ना एनसीईआरटी में से, वो हम साइड में लिख के उसको हाईलाइट कर दें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा। अब चलिए, लिखिएगा पहला पॉइंट। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, out of 118 elements, only 94 are naturally occurring. देखो, एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? लिख तो दी आउट ऑफ 84 118 एलिमेंट्स। व्हाट आर एलिमेंट्स, कोई बता सकता है? कोई भी? व्हाट आर एलिमेंट्स? लिखिए, द सब्सटेंसेस दैट, हाँ बोलो बोलो सत्यम। मतलब प्योर सब्सटेंस होता है जिसको ब्रोक नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ हाँ, दैट आर प्योर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into smaller particles. वैसे सब्सटेंसेस जो प्योर हो, मतलब किसी और तरह के एटम से मिलकर नहीं बना हो। कितने तरह के एटम से मिलकर बना है इस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज प्योर है या इम्प्योर है। अगर कोई चीज सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना हो तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और अगर कोई चीज एक से अधिक तरह के एटम से मिलकर बना हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, नॉट एलिमेंट। प्योर वो भी होता है, ठीक है। तो अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई सब्सटेंस है जो कि प्योर है और सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट्स।
तो हमारे अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कितने? एनसीईआरटी पूछ दिया कितना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से 94 94 नहीं, 118 सर। 118। उन 118 में से 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब ऑटोमेटिकली पहले से हमारे अर्थ क्रस्ट में होता है। तो एक सवाल आ रहा है मन में कि सर ये 94 नेचुरली होता तो बाकी क्या एलिमेंट हम लोग बनाते हैं? हाँ, हम लोग आर्टिफिशियली कुछ एलिमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी में अगर आगे कंटिन्यू करें तो लिखेंगे रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन इफर्ट। अच्छा, एलिमेंट का पहचान क्या है? जैसे अगर हम पूछे कि हमारा पहचान क्या है, तो हम बोलेंगे हमारा पहचान हमारा डीएनए है। उसी तरह एलिमेंट का पहचान क्या है पता है? उसका प्रॉपर क्या उसका पहचान? एटॉमिक नंबर। एटम। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर कुछ और नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, यही उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम क्या, अच्छा प्रोटॉन होता कहाँ है, कोई बताएगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार जरा सुनना, जैसा कि हम उस दिन ड्रॉ करे थे आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बता ही चुके हैं आपको, बट फिर से एक बार। ये है देखो, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जो प्रोटॉन है वो अंदर में है। प्रोटॉन कहाँ है? अंदर में। एक बात खास, एक बात खास, अगर आप इस न्यूक्लियस में, मान लो इस न्यूक्लियस में असल में जो हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं ये सब हेवी न्यूक्लियस से प्रोड्यूस करते हैं। किससे? हेवी न्यूक्लियस। हेवी न्यूक्लियस मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें नॉर्मल से अधिक प्रोटॉन हो। जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 118 जिसका होगा, उस एटम, उस एलिमेंट में 118 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा, होगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता। तो अगर एटॉमिक नंबर 100 है मतलब उसके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर 90 है मतलब उसके न्यूक्लियस में 90 प्रोटॉन होगा। समझ रहे बात? यस। ऑडियो ऑडियो अनम्यूट कर लो अगर बैकग्राउंड नॉइज नहीं तो। जिनके भी तरफ बैकग्राउंड नॉइज नहीं है प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो। जैनब, सुहानी, पीयूष, आयुष, ऑडियो अनम्यूट करो। आवाज होगा हम खुद बोलेंगे म्यूट कर लेने। सब लोग अनम्यूट रहो, आवाज होगा तो हम बोलेंगे। ध्रुव तुम अनम्यूट रहो, तुम म्यूटेड रहो, तुम्हारी तरफ नेटवर्क से ज्यादा आवाज हो रहा है। हाँ, बाकी ठीक है, इतना आवाज बियरेबल है। देखो, तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मान लो 100 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, हम बाहर से बॉम्बार्डिंग करते हैं। देखो इधर अल्फा रे से बॉम्बार्ड करे। अब क्या हुआ, ये अल्फा रे जब उस न्यूक्लियस से टकराया तो उस न्यूक्लियस को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। अब जाहिर सा बात है, अब ये छोटा न्यूक्लियस हो गया है। फिर किसी की तरफ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है। ध्रुव तुम्हारे ही साइड हो रहा है बाबू। आयशा अभी आ रही है। तो मान लो ये 100 प्रोटॉन था, दो पार्ट में टूट गया, तो मान लो इसमें 60 प्रोटॉन बचा और इधर 40 बचा। तो देख रहे हो, मेरे पास नेचुरली अकरिंग ये था, हमने खुद से अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा और दो अलग तरह का न्यूक्लियस तैयार हो गया। ये दो नया एलिमेंट। बॉम्बार्ड मतलब टकरा देना। बॉम्ब कैसे मारते हैं, बूम, वैसा ही। यहाँ कोई चीज था, इधर से मिसाइल चलाए, ये आया आया या तोड़ दिया इसको, दो पार्ट में टूट गया, दो अलग अलग एलिमेंट का न्यूक्लियस तैयार हो गया। दैट्स इट। समझे? चलो
तो अभी हम लोग ये जान चुके हैं आर्टिफिशियली न्यूक्लियस कैसे बनता है, मतलब आर्टिफिशियली एलिमेंट कैसे बनाते हैं। खैर, एक बार फिर से समझाइए, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो बोलकर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से। आयुष, होता यूं है ना कि हाँ, होता यूं है कि दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग, दूसरे आर्टिफिशियल। दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये जो नेचुरली अकरिंग है वो ऑटोमेटिकली हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे अर्थ पे होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियस है, जो आर्टिफिशियली बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं कि जो हेवी न्यूक्लियस होता है, उस हेवी न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करते हैं, अल्फा पार्टिकल से टकराते हैं। अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वो न्यूक्लियस टूट जाता है और दो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दो अलग अलग न्यूक्लियस दो अलग एलिमेंट का होगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है आयुष, यस सर। चलो ठीक है, मिटाएं इसको या लिखना है? लिखिए सर, हो गया। बाकी लोग लिखेंगे सर। जल्दी लिखो, जल्दी, 1 मिनट में। हो गया? हटाएं, आगे बढ़े। यस सर। अब हमको देखना है, हाँ देखो बात ये है कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए थे अभी तक? 118। टोटल एलिमेंट्स हो गए थे 118। और हमको एज अ साइंस स्टूडेंट सारे एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हर कुछ। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला बात हो रहा था। क्यों दिक्कत वाला बात हो रहा था? क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट एक बार में 118 नाम कैसे याद रख सकता है? बात समझ रहे हो? कोई भी साइंटिस्ट आखिर कितना ही याद रखेगा, एक तो लिमिट होगा उसका। तो उनको प्रॉब्लम आने लगा। अब जब उनको प्रॉब्लम आने लगा तो वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उपाय लगाइए कि क्यों ना हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ कर दें। उससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लो कोई डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है। दुनिया में कितने इंसान हैं? करोड़ों में, अरबों में, है ना? और एक डॉक्टर जो एमबीबीएस कर लेता है वो हर आदमी का इलाज कर सकता है। ऐसा थोड़ा ना बोलता है भाई साहब आप बिहार के हैं, हाँ हम बिहार वाले डॉक्टर हैं, हम बिहार वाले का ही इलाज कर सकते हैं, बाहर का होगा तो उसका कुछ और बॉडी होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। नो सर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग इन जनरल स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? इन जनरल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे। एलिमेंट्स का ग्रुप बनाने के बाद इन जनरल स्टडी करेंगे। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे 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 होते हैं, इन सब का प्रॉपर्टी, किसी एक का प्रॉपर्टी याद कर लिए, बाकी सब याद हो गया। समझे बात? इंसान जब एमबीबीएस कर रहा था, कोई एक डॉक्टर कोई एक डेड बॉडी पे उसका हार्ट का ऑपरेशन सीखा और उसी तरह का ऑपरेशन हर पेशेंट पे कर सकता है। दैट्स इट। इसी तरीके से करते हैं। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए there were some attempts to classify elements. There were some attempts to classify elements. Elements को classify करने का कुछ attempt करा गया।
सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ था दैट रिजल्टेड, लिखो, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू classify elements, the earliest attempt to classify elements resulted in, the earliest attempt to classify elements resulted in their classification in, resulted in their classification in their classification in metals and non-metals. जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ था, मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा एक और चीज तुम लोग हम क्या लिखवाए हैं, 118 टोटल एलिमेंट है, उनमें से कितना नेचुरली अकरिंग है? 94। 94। एक्चुअली यहाँ पे जो नया वाला बुक है न्यू एनसीईआरटी 94 उसमें 94 एलिमेंट लिखा है, और जो पुराना एनसीईआरटी है ना उसमें कितना लिखा है? 98 लिखा है। पुराने एनसीईआरटी में 98 लिखा है। ये 98 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है। अभी नए वाले में 94 लिखा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, अगर ऑप्शन में पूछा, क्योंकि कुछ एमसीक्यू भी पूछना है, अगर एमसीक्यू में पूछा और ऑप्शन में 94 नहीं रहा 98 रहा तो 98 टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो 94 टिक करेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ तो इसको भी लिख लो अपने वर्ड्स में, ये नहीं कि वहां पे गड़बड़ा देना। और सर ऑप्शन में कहीं कोई एक रहा तो? हाँ तो ना कि सिर्फ 94 रहा तो 94 सही है ही, टिक करेंगे। सिर्फ 98 रहा तो 98 टिक करेंगे, दोनों रहा तो 94 टिक करेंगे। ऐसा ओके सर। हर चीज के लिए रेडी रहो। जल्दी से लिख लो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए सर, हुआ तुमको नोट्स भी चाहिए? प्रिंट करवा लेंगे सर। सर लिखिए क्या 94 98 मतलब ब्रैकेट में एक जगह लिख लो कि 94 अंडरलाइन करके इन न्यू एनसीईआरटी, और ब्रैकेट में 98 इज आल्सो गिवन इन द ओल्डर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी। 98 is also given in the older version of NCERT. ओके सर। हाँ 98 is also given in the older versions of NCERT. ठीक है? चलो यहाँ से 2-3 बात क्लियर हो गया। एग्जाम में कुछ भी पूछे डाउट में नहीं आना, एकदम तैयार आना है कि फंसा सकता है। आगे हम लोग सबसे पहला जो अटेम्प्ट करे थे क्लासिफिकेशन का, उसमें मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करे थे। जो अगला तरीका था वो था डॉबरेनर ट्रेड्स। ये प्रतीक भारती कौन है भाई? ये किसी कोचिंग से ज्ञानी से या यहाँ श्योर सक्सेस में है कोई क्या प्रतीक भारती? नहीं? अच्छा कोई बात है, चलो। नो सर। डॉबरेनियर ट्रेड लिखिए। है भी कि नहीं? जैनब, सोनाली, सत्यम, मनीष, ध्रुव, आयुष, सुहानी, ईशानी, ठीक है नहीं? खैर डॉबरेनियर सॉरी ट्रायड लिख दिए, ट्रायड्स। ये बायोलॉजी वाला हैंगओवर चल रहा है। TRIADS। जब बात यहां से आगे बढ़ा तो डॉबरेनियर एक अजीब सा ट्रेड देखे। वो क्या करे कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में कोलैबोरेट करने की कोशिश करने लगे। सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में करने लगे, और अचानक से उनको दिखाई दिया
कि ये जो तीन तीन का जब वो ग्रुप बना रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टी वाला, तो पहला और आखिरी वाले का सम का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा था अप्रोक्सीमेटली। पहला और आखिरी वाले का सम का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा था अप्रोक्सीमेटली। लिखिएगा। सर ये डोमिनेंट किस ईयर में किए थे सर ये फाउंड? 1817। लिखिए, he tried to arrange elements with similar properties into groups. He tried to arrange elements with similar properties into groups. He tried to arrange the elements with similar properties into groups. He tried to arrange elements with similar properties into groups. And when he arranged them in group of three, and when he arranged him in the group of three, अभी किसकी तरफ से आवाज आ रहा है इतना? सर ध्रुव की तरफ से। चलो आवाज खत्म हो गया। When he arranged them in the group of three, when he arranged them in the group of three, he found that when written in increasing order of atomic masses, Sir, when he found के बाद क्या बोले? when, वापस बोलो। He found that when he एक मिनट, कोई और बोलो जरा इस लाइन को। सत्यम क्या बोले थे? He found that when it written in increasing. हाँ, he found that when they were written in increasing order of their atomic masses, when they are written in increasing order of their atomic masses, okay Dhruv, okay, increasing order of their atomic masses, the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is roughly the average of atomic mass of other two elements. Roughly the average of atomic mass of other two elements. हो गया? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। और तीसरा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ये याद भी रखना है। कैल्शियम का 40.1, स्टेरोंटियम का 87.6,
स्ट्रोंटियम का 87.6 और बेरियम का 137.3। बेरियम का 137.3। सर एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास मेजर करके निकालते हैं बाबू। एक्सक्यूज मशीन मी सर, एक बार फिर से बता दीजिएगा, नेटवर्क इशू था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा सर वाला? एटॉमिक मास तो सर सर यही जो 90 अभी में पढ़े थे बताया, सर हम लोग। हाँ एटॉमिक मास वाला। ये हम बताए थे। यहाँ तक सुनी थी? कहाँ तक सुनी थी ईशानी? सर वो लिखवाए थे आप नोट्स, वहां तक लिखे थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। ये एग्जाम्पल नहीं लिखी थी? नहीं वो नहीं लिख पाए थे। एग्जाम्पल ये देखो जो लिखा है, बस लिखवा सर ही है। नेट का बहुत प्रॉब्लम ओके सर। सर, एक मिनट। ये और ये पहला और तीसरा वाले का एटॉमिक मास बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। ओके सर, एक मिनट सर, नोट कर लेते हैं। हाँ, पहला और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। क्लोरीन का लिखो 35.5। ब्रोमीन का 79.9 और आयोडीन का 127 सर। 126.9। हाँ अप्रॉक्स 127 सर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस इतना लिखो फिर हम इसको समराइज करेंगे। हाँ, जैसे अप्रॉक्स किसी को जैसे पॉइंट में तो उसको अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हो गया? यस इसका नाम लिख लो। कई बार स्ट्रोंटियम लिख देता तो समझ में नहीं आता। ये एसआर क्या है? स्ट्रोंटियम। स्पेलिंग लिखो, STRAN STRANTIUM, स्ट्रोंटियम। हो गया? सर वो क्या स्ट्रैंटियम है? स्ट्रोंटियम, STRANTIUM। स्ट्रॉन्टियम, ओके। ठीक है? यस सर। अब देखो, जब भी कोई नया रिसर्च होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका यूजफुलनेस कितना है, वो कितने काम का है। ठीक है? अब इशू अचानक से ये आ गया कि ये जो डॉबरेनियर ट्रेड्स हम लोग ट्रायड तैयार करे, ये डॉबरेनियर ट्रायड उसका उतना यूज नहीं आ पा रहा था। कारण कि जो डॉबरेनियर थे ये सिर्फ लिखे थे, नोट मेक पॉइंट, he could find only 3 triads he could find only 3 triads he could find only 3 triads from all the elements that were known at that time, from all the elements that were known at that time, all the elements that were known at that time। उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनमें से डॉबरेनियर सब मेहनत करके भी सिर्फ 3 ढूंढ पाए। तो यार हम वैसा कोई रूल क्यों बना जिसका 1000 एक्सेप्शन हो? समझ रहे हो बात?
और इसीलिए ये जो Yes. सिस्टम था वो फेल हो गया। सर फिर से बताए, नहीं समझ में आया। हम ये बताए कि जो डोब्रेनियर थे वो सिर्फ 3 ही एलिमेंट ढूंढ पाए, तीन ही ट्रायड्स ढूंढ पाए उस समय, जितने भी एलिमेंट थे सब मिलाकर, और इसीलिए डोब्रेनियर का ये जो ट्रायड्स वाला सिस्टम था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, यस सर। आगे चल के हम इन तीनों को ऐसे इनको याद करा देंगे। ये याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट कर लोगे, सब करोगे याद। दूसरा बात सुनो, डोब्रेनियर का एक और खास बात लिखिए तो, डोब्रेनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन Dobrenia made the first observation that platinum can be used as a catalyst. सही बात सुरेश। Dobrenia made the first observation that platinum can be used as a catalyst. That platinum can be used as a catalyst. हो गया? Yes. तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्लैटिनम कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और कायदे से कहें तो प्लैटिनम सबसे उम्दा कैटलिस्ट में से एक है आज के टाइम में, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, कैन एनीवन डिफाइन कैटलिस्ट, इसको क्लियर करें। Sir, any element or anything that is used in a process indirect to make the time difference of the process, like to slow down or to make the process rapid. ओके ओके, वेरी गुड, इसको क्लियर करें। Yes. ठीक, यस तो कैटलिस्ट आप सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा चीज जो रिएक्शन में खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए बिना रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। सिंपल डेफिनेशन एक लिख लो, पूछेगा तो नहीं कैटलिस्ट, लेकिन लिख लो। लिख लिए? Anything that increases or decreases the rate of reaction without directly or indirectly being involved in it. सर ये समझ नहीं आया, ये क्या बोलने की कोशिश कर। हम ये बोले कि कैटलिस्ट हर उस चीज को बोलते हैं जो बिना रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व हुए रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या घटा दे। जैसे जितना भी एंजाइम होता है ना, ये भी कैटलिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और इसमें एक एग्जांपल सुन लो बस, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कैटलिस्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद रखना, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे हम बस बता रहे हैं जीके के लिए, बाकियों को जिनको बायोलॉजी नहीं लेना, जिनको लेना है वो सुन सकते हैं, याद अभी मत रखिए, 11th में तो रटवाएंगे ही। एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कंट्रोल करता है कि हमारे आरबीसी से
कितने तेजी में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कितने तेजी में बाइंड हो रहा है। तो अगर ये एंजाइम नहीं रहे तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल ऐड होगा हमारे ब्लड में, बाइंड होगा। और अगर ये एंजाइम रहता है तो 1 सेकेंड में 10 लाख मॉलिक्यूल ऐड होता है। वापस सुनना, नहीं है तो 1 घंटे में 200, और अगर है तो 1 सेकेंड में 10 लाख। सोचो ना कितने तेजी में स्पीड को कितना ज्यादा बढ़ा दिया। कहा 1 घंटे में 200, कहा 1 सेकेंड में 10 लाख। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम यही है, याद रखना। जो लोग बायोलॉजी लेंगे वो इतना लिख सकते हैं साइड में, जो नहीं लेंगे वो कुछ नहीं लिखिएगा। ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ठीक है, यहां तक लिख लिए? यस। ठीक। अगला हेडिंग, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये बड़ा ही सिंपल लॉ था। इसमें क्या किया ऑक्टेव, ये 1866 का बात है। ये जो साइंटिस्ट थे ऑक्टेव, वो क्या किए कि स्टार्टेड, हम पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखवा रहे हैं। स्टार्टेड अरेंजिंग एलिमेंट्स, started arranging elements in increasing order of their atomic masses। ये अरेंज करना शुरू करे एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। और जब वो ऐसा अरेंज करे after arranging elements in this manner, he found that सर पहले वाला पॉइंट नहीं समझ आया सर। एटॉमिक मास क्या था हम ये बता चुके हैं। न्यूलैंड क्या करे, उस वक्त जितने भी एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के हिसाब से। जिसका सबसे कम एटॉमिक मास वो सबसे पहले, क्या हुआ बोलो? यस सर यस। हाँ, तो जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था वो सबसे पहले, जिसका उससे ज्यादा था वो उसके बाद, जिसका और ज्यादा था वो और बाद, ऐसे करके, ठीक है। इस हिसाब से वो अरेंज करना शुरू किए। और जब वो ऐसे अरेंज करे तो उनको जो सबसे अजीब चीज देखने को मिला वो ये कि एवरी 8th एलिमेंट was having similar properties as that of first element, ठीक है। यस हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, as it was like the musical note, as it was like musical note, and so it was also called law of octaves. So it was also called law of octaves. सर पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए।
लिख रहे बोले एज इट वाज लाइक म्यूजिकल नोट सो इट वाज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। ही स्टार्टेड हिज, एक मिनट सर फिर से प्लीज। हम बोले ही इट वाज लाइक म्यूजिकल नोट, it was like musical note so it was also called law of octaves। it was like musical note so was also called law of octaves। हो गया। यस सर। आगे देखिए, he started his periodic table with hydrogen with nitrogen Sir, Hydrogen. nitrogen to hydrogen. hydrogen हाँ, and ended with thorium and ended with thorium ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर 56। थोरियम का स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर 56। थोरियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, थोरियम एटॉमिक नंबर 56। अब इसका लिखो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। एक बात और जानो, तुम लोग चूंकि पहले से पढ़ चुके हो तो हम जैसे लास्ट क्लास में भी बोले थे कि हम आगे पीछे करके रिलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। जैसा कि हम तुमको बताए थे या तुम पहले पढ़े भी होगे, हम नहीं बताए भी, तुम पढ़े होगे कि न्यूलैंड के बाद आया मेंडलीव, है ना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया और लास्ट में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दोनों में चाहे आप न्यूलैंड का बात करो या मेंडलीव का बात करो, दोनों का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, न्यूलैंड वाले को कम सुपीरियर मानते हैं। कारण मेंडलीव में और इनमें डिफरेंस ये था कि इन्होंने मेन रूल बनाया था कि जो एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही करेंगे, और उसके बाद वो देखे कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में कर रहे हैं तो हर 8वें का प्रॉपर्टी सिमिलर आ रहा है। जबकि जब मेंडलीव कर रहे थे अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन, तो वो बोले कि यार एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसलिए जहां कहीं भी वो ऐसा देखे कि एटॉमिक नंबर कम है या ज्यादा है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है वो किसी और ग्रुप से मैच कर रहा है, तो वो एटॉमिक नंबर वाले अपने ही रूल को खुद तोड़े। और उस वक्त जो उनके लिए नुकसानदायक था कि हम अपना ही रूल बोल के उसी को तोड़ रहे, तो जब हम अपना रूल को नहीं मान रहे तो कोई और क्या ही मानेगा। बाद में यही उनका सबसे बड़ा ताकत साबित हुआ।
ठीक है, तो उनका अगला जो प्रॉपर्टी बना था वो ये बना था कि भाई हम अपने ही रूल को ब्रेक करेंगे। मेंडलीव अपने ही रूल को ब्रेक करे थे, जबकि न्यूलैंड जो थे वो अपने रूल को ब्रेक नहीं करे, बोले नहीं नहीं ये मेरा रूल है, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था। खैर अब लिखिए लिमिटेशन। मतलब बोलो। मेंडलीव अपने लॉ को तोड़े और न्यूलैंड नहीं तोड़े। हाँ, न्यूलैंड जिद्दी पे थे कि नहीं भाई कुछ हो जाए, ये जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही रहेगा, ऐसा ही होने से ये अरेंज हो रहा है। हर आठवां अपने पहले वाले को, फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं उसको, रिपीट कर रहा है, उनके प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है ऐसा। और मेंडलीव मतलब एटॉमिक मास पे करके फिर उसको बोले एटॉमिक नंबर हाँ पे। वो नहीं एटॉमिक नंबर नहीं किए, वो एटॉमिक मास को किए, लेकिन जब कभी वो देखे कि एटॉमिक मास को आगे पीछे करने पे एक ग्रुप का हर एलिमेंट का अगर प्रॉपर्टी सेम हो जा रहा है, तो वो अपने रूल को ही खुद तोड़ रहे थे प्रॉपर्टी सेम करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं वो जब वहां आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस इतना ही। ठीक है ना, लिमिटेशन लिखिए। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फर्स्ट लिमिटेशन, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स law of octaves was only applicable, law of octaves was only applicable till, law of octaves was only applicable till calcium, law of octaves was only applicable till calcium. Law of octaves was only applicable till calcium. After this, every eighth element, after this, every eighth element was not, after this, every eighth element was not possessing the properties, क्या सर? every eighth element was not possessing the property, possessing मतलब रखता था, possessing the property similar to that of first element. Newland only assumed that, Newland only assumed that there were only 56 elements, there were only 56 elements. Newland only assumed that there were only 56 elements, there were only 56 elements that existed in nature, that existed in nature. There were only 56 elements that existed in nature. There were only 56 elements that existed in nature. हो गया? नेक्स्ट, existed in nature। हाँ वो ऐसा मान लिए थे कि सिर्फ 56 ही है, कोई बोले कि भाई उससे ज्यादा मिल गया तो बोलते नहीं मान नहीं सकते, ऐसा वाला कंडीशन था। ठीक है, तो वो मानना ही नहीं चाह रहे थे कि इससे अधिक हो सकता है, और इसलिए इश्यू आ रहा था। ठीक है, अगला लिखिए। लिखिए, he adjusted two elements,
he adjusted two elements in the same slot but during this he also put some unlike elements he also put some unlike elements under the same note. He also put some unlike elements under the same note. He also put some unlike elements under the same note. नोट मतलब वो हाँ, ये जो साउंड वाला नोट था उसका बात कर रहे हैं, ठीक है? यस ठीक। हाँ, अच्छा, अभी ग्रुप में एक लिंक गया होगा, सबके फोन में नोटिफिकेशन तो आ ही गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। Yes, sir. ठीक है, ये जो लिंक है, इस लिंक से आप लोगों को क्या करना है कि चुपचाप सिर्फ ज्वाइन कर लेना है। इस लिंक में वाइज ऐप का ये लिंक है, जो लोग पहले क्लास कर रहे हैं वो जानते होंगे, ये वाइज ऐप का लिंक है। आपको उसको डाउनलोड करना है और जो क्लासरूम आईडी उस लिंक में दिया हो उस लिंक को डालकर उस क्लास में ज्वाइन हो जाना है। फाइनली ज्वाइन, क्या अभी ज्वाइन होना है? अभी नहीं, अगले क्लास है। हम बोले भी थे 2 दिन डेमो के बाद, तीसरे दिन से हम लोग, क्योंकि वहाँ हाई सिक्योरिटी है, कौन कब आया, कौन कब गया, कितना देर क्लास में रहा, अटेंडेंस, टेस्ट, सारा ऑप्शन सबको मिल जाएगा। आप लोग का क्लास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट भी होगा हर चैप्टर के बाद, उसके लिए रेडी रहिएगा। तो या कई बार वर्बली भी ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। वर्बली मतलब सर? वर्बली मतलब वीडियो ऑन और ऑडियो ऑन और सामने से पूछेंगे। लैपटॉप से नहीं करेंगे क्लास फिर? कोई बात नहीं, उसमें कुछ लिखना थोड़ा ना रहेगा, वो सिर्फ सुनने के लिए पहले बता देंगे, आज ये सुनने वाले हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में तो सबका सुन लेंगे, और बाकी सारा कुछ वहां से हम लोग करेंगे। अगला क्लास हम लोग वाइज से करेंगे। हाँ, वाइज से भी क्लास करने के लिए अगर लैपटॉप है तो जूम का जरूरत नहीं है, अगर लैपटॉप नहीं तो जूम फोन में होना चाहिए, वो इनडायरेक्टली जूम पे लेके आएगा और कोई लिंक का जरूरत नहीं होगा। हम जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हर दिन का टाइम हम ग्रुप में भेजेंगे। क्या लैपटॉप पे नोटिफिकेशन नहीं आता है? कोई बात नहीं, फोन में देखते रहो। और अगला क्लास कब है सर? वो बता देंगे, और नोटिफिकेशन का जरूरत भी नहीं है। जिस दिन भी क्लास होगा हम ग्रुप में मैसेज करेंगे, ग्रुप में हम पहले मैसेज करेंगे, ग्रुप में देख लोगे तो फिर वहां से उस टाइम में अवेलेबल रहना, हो गया, हम ऑन करेंगे, फिर तुम भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो क्लास जब भी होगा शाम में ही होगा ना? हाँ, शाम में ही होगा, सुबह में नहीं होगा, और कोचिंग टाइम में भी नहीं होगा। अगर लेना रहा क्लास कोचिंग तो दोपहर में तो 2 बजे से 3 बजे ऐसे करके लेंगे, लेकिन कोचिंग टाइम मतलब 4 से 6:30 का टाइम नहीं छुएंगे, या 7 का टाइम नहीं छुएंगे। या तो 7 बजे से हो सकता है, या 7 बजे से, या फिर 2 बजे से। 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद हम क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, सुनेंगे तो सर एक दिन पहले बता दीजिए। क्या सुनेंगे तो एक दिन पहले बता दीजिए। एक दिन पहले, कम से कम 5-6 घंटे पहले तो ग्रुप में चला ही जाएगा। सर अभी का क्लास खत्म? नहीं, खत्म नहीं, इसको लिखवाएंगे और कंप्लीट करेंगे उसके बाद 5 मिनट और। अगला लिखिए, कोबाल्ट एंड निकल were placed in same group, या सेम नोट लिखना। कोबाल्ट एंड निकल were placed in same note. Cobalt and nickel were placed in same note as that of फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। इसमें मेरा बहुत पावर है, उनका जूम अकाउंट हम डीएक्टिवेट करा सकते हैं। ये प्रीमियम अकाउंट है, देख रहे हो, क्लास खत्म नहीं हुआ,
1 घंटा से अधिक हो गया है। ठीक, Sir, fluorine, chlorine, and bromine now. हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन भी नहीं, आयोडीन कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही कर लो, सब सेम में ही आता है। ये क्या दिया एनसीईआरटी, क्या दिया एक बार देखें जरूर को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनसीईआरटी आयोडीन नहीं लिखा है, ऐसे होता आयोडीन भी है लेकिन एनसीईआरटी नहीं लिखा है। मतलब उन वक्त सर आयोडीन नहीं लिखे तो? नहीं, आयोडीन मत लिखो अभी। फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन which have very different properties, which have very different properties, which have very different properties than these elements, which have very different properties than Sir, these। हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर सकते हैं? नेट खत्म हो गया था तो दोबारा ज्वाइन किए। कौन हो भाई? पीयूष? सर अच्छा आयुष, तुम तो थे ही यार अभी। सर नेट खत्म, आवाज नहीं आ रहा था आपका। अच्छा, कहाँ से छूटा है? सर जो पॉइंट अभी बता रहे थे। मतलब क्या लास्ट लाइन क्या लिखे, लास्ट वर्ड क्या लिखे? हेलो हेलो, फिर से नेट खत्म। आयुष आवाज आ रहा है? अच्छा कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन। Then these also अच्छा, देन दिस, हाँ ठीक है, Element. देन दिस एलिमेंट्स लिख लो, देन दिस एलिमेंट्स। Than these elements. Next point, iron which resembles cobalt and nickel, iron which resembles cobalt and nickel iron which resembles cobalt and nickel was placed away from these elements. Sir, what? Was placed, नहीं sir, starting वो जो आप iron which resembles cobalt and nickel in properties was placed away निकल के बाद क्या बोले सर? nickel, sir iron which resembles, उसके बाद कोबाल्ट एंड निकल हम लिख दे रहे हैं, रुको। आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल was placed away from these elements. निकल इन प्रॉपर्टी जोड़ लेना, इन प्रॉपर्टी was placed away from these elements. हो गया। अब फाइनल लाइन नोट करके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव was working well with lighter elements only.
सर वर्किंग वेल के बाद was working well with lighter elements only. लेटर में क्या है? लिटिल फिनस लाइटर एलिमेंट्स मतलब जो जिसका एटॉमिक मास कम हो, ठीक है। लाइटर एलिमेंट्स का मतलब जिसका एटॉमिक मास कम हो। ठीक है, यस सर। चलो आई गेस ये आज के लिए काफी है। अगले क्लास में हम लोग मेंडलीव में जाएंगे और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाकर इसको कितना क्लास, अब 2 दिन का है, 2 दिन और, एक और क्लास में तो नहीं, 2 दिन और में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यस रुको 1 मिनट, पर रिकॉर्डिंग ऑफ करें।